देखिए, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया। पाकिस्तान को, उस होस्ट नेशन को हरा दिया है जिसकी उम्मीद सारी दुनिया कर रही थी कि शायद ये पहला मैच तो आखिरकार जीतेंगे ही, लेकिन पहले मैच में हार मिल चुकी है। अब देखिए, यहाँ पर संकट के बादल छाए होंगे अब यहाँ पर जब दूसरे मैच में जब पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ उतरेगी मैदान पे। क्योंकि आप देखिए कि सारी उम्मीदें ये थी कि इंडिया पाकिस्तान का मैच एक नहीं होगा, चैंपियंस ट्रॉफी में 2 बार यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा। लेकिन इस वाली हार ने जो है वो ये जो उम्मीदें थी, उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। मैं बात कर रहा हूं आज के मैच की, और आज का मैच किसने, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को पहले मैच में हरा दिया। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच था और पहले ही मैच में दिखा दिया न्यूजीलैंड ने कि उनको अंडरडॉग कहा जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये सबसे बड़े दावेदार बन जाते हैं जब आईसीसी के टूर्नामेंट में जब उतरते हैं। लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान का जो खेल है वो यहाँ बिखर जाता है जब आईसीसी के टूर्नामेंट में जाती है। अब आप देखिए, 29 साल के बाद यहाँ पर पाकिस्तान किसी आईसीसी इवेंट को होस्ट कर रहा है और उसके बाद ये क्या हाल किया है। एक तो पहले क्राउड ही नहीं आया इतना जितना उम्मीद थी पाकिस्तान के यहाँ लोगों को, पाकिस्तान के मैनेजमेंट को जितनी उम्मीद थी शायद उससे काफी कम क्राउड आया मैच देखने के लिए। दूसरा ये कि अगर पाकिस्तान इस तरीके से हारेगी तो क्राउड आएगा क्यों? क्योंकि आप सोचिए ना कि जब आईसीसी का इवेंट हुए आपके सामने तो आपको चाहिए अपने खेल के स्तर को आपको बढ़ाना चाहिए, लेकिन आप जो है अपने खेल के स्तर को हमेशा लगातार नीचे गिराते जा रहे हैं। और देखिए, आप कितने भी सीरीज जीते हो, कितने भी सीरीज हारे हो, वो एक जो है पास्ट हो चुका है। मतलब वो ऐसा भूतकाल बन चुका है कि शायद आप उसे याद करना नहीं चाहेंगे। लेकिन अब आप जो है नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन आप नई शुरुआत कैसे करेंगे जब आप इस तरीके से हार मिलेगी आपको चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में, आप इस तरीके से हारेंगे, इस तरीके से मतलब आप सोचिए कि ये कितनी बुरी हार है पाकिस्तान की। आप सोचिए किसने उम्मीद जताई थी कि यहाँ पहला मैच पाकिस्तान हार जाएगा। और मैं बात बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं इस बात को क्योंकि यहाँ पर ये पाकिस्तान होस्ट नेशन है इस चैंपियंस ट्रॉफी का। अगर पाकिस्तान की टीम इस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएगी तो फिर कोई जो पाकिस्तान के दर्शक हैं वो कैसे मैच देखने आएंगे, पूरा टूर्नामेंट को देखने के लिए कैसे आएंगे? क्योंकि दूसरा मैच पाकिस्तान का 23 फरवरी को है जो इंडिया के अगेंस्ट में होगा और प्रेशर में होगी यहाँ पाकिस्तान। क्योंकि यहाँ पर वो मुकाबला डू और टाइम मुकाबला होगा। अगर वो मुकाबला भी आप हार गए तो आप चैंपियंस ट्रॉफी से पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि इंडिया और न्यूजीलैंड इन दोनों को बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलना है जो कि आराम से जीत जाएंगी, और पाकिस्तान को भी खेलना है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड का जो मैच है उसमें पाकिस्तान को हार मिली है और इस हार से जो है पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जो है वो चुभेगी हार ये वाली। तो यहाँ पर अगर मैच की शुरुआत से बात करूं तो यहाँ पर पाकिस्तान ने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया और मुझे लगता है कि सही फैसला था क्योंकि ये ड्राई पिच थी, पिच आसान नहीं थी बैटिंग के लिए। आपने सोचा कि शायद आप जो है वो न्यूजीलैंड को 280 रन तक रोक लेंगे, लेकिन न्यूजीलैंड कहाँ रुकने वाली है। न्यूजीलैंड ने तो शुरुआत में तो चलिए ठीक है 8 ओवर निकाल लिए, फिर 39 पे 1 विकेट हो गया, कॉर्नवे वो 10 रन बना के आउट हो गए। उसके बाद में यहाँ विलियम के साथ में पार्टनरशिप होती है केन विलियमसन के साथ में, उसके बाद केन विलियमसन भी 1 रन बना के आउट हो जाते हैं। उसके बाद में डेरिल मिचेल अच्छा नहीं खेलते हैं वो, क्योंकि जैसे ही डेरिल मिचेल बल्लेबाजी के लिए आते हैं तो उनको बाउंसर पे फंसाया जाता है और बाउंसर पे फंसाया हारिस रऊफ ने और इस तरीके से गेंदबाजी कराई। मुझे लगा कि शायद ये बेस्ट ऑप्शन था क्योंकि शॉर्ट लेग जब लगता है ना किसी भी टीम के लिए, जो शॉर्ट लेग का प्लेयर लगता है तो इसका मतलब यह है कि अटैकिंग कप्तानी है वो, और रिजवान ने कप्तानी अच्छी कर दी थी 20 ओवर तक। क्योंकि 20 ओवर में जो टारगेट था ना, जो न्यूजीलैंड का जो स्कोर था वो 114 रन था 20 ओवर में। तो ऐसा लगा कि शायद न्यूजीलैंड जो है वो ट्रैक से पीछे होती जा रही है। लेकिन एक विलियम नामन एक खिलाड़ी खड़ा था जिसने बनाए 107 रन, अच्छी अच्छी बल्लेबाजी की, मैच्योर पारी खेली, और शायद मुझे लग नहीं रहा था कि शायद ऐसी पारी वो खेलेंगे विलियम। मैं सोच रहा था केन विलियमसन जो ऐसी पारी खेलेंगे, लेकिन विलियम ने पारी बड़ी सूझबूझ के साथ पारी को आगे बढ़ाया और अपनी पारी को महत्व दिया कि देखिए ऐसी बल्लेबाजी की जाती है, अगर हम इस तरीके से फंसे हों तो इस तरीके से निकाला जाता है। जो 73 रनों पर 3 विकेट यहाँ पर न्यूजीलैंड ने गंवा दी थी, वहां से यहाँ पर 100 रनों की पार्टनरशिप होती है टॉम लेथम और विलियम की। उसके बाद टॉम लेथम की पारी आती है, तूफानी बल्लेबाजी में बदल जाती है क्योंकि उनका साथ मिला है ग्लेन फिलिप्स का। ग्लेन फिलिप्स और टॉम लेथम ये दोनों अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और ये जोड़ते हैं 115 रन। आप सोचिए कि कहाँ सोच रही थी कि न्यूजीलैंड जो है 280 रन बनाएंगी और यहाँ पर 320 रन बना दिए। अब आप सोचिए कि 40 ओवर में जो स्कोर था न्यूजीलैंड का वो 207 रन था।
207 पे 4 थी न्यूजीलैंड जब यहाँ पर आखिरी 10 ओवर बचे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि शायद 280 रन के आसपास, 290 रन के आसपास पहुंचेगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा 20-30 रन जो यहाँ पर न्यूजीलैंड ने बनाए, वो साइकोलॉजिकल एडवांटेज उनको मिल गया और उसके बाद 320 तक वो पहुंच गए। उसमें सबसे बड़ा योगदान था ग्लेन फिलिप्स का, 37 गेंदों में 59 की पारी खेली। उसके अलावा यहाँ पर टॉम लेथम का शतक आया, जिस तरीके बल्लेबाजी की मैच्योर पारी खेली और लास्ट के 10 ओवर में जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की, इतना टाइम है ना उनके पास में, जैसे पैर की तरफ बॉल आती है फ्लिक करके छक्का मार देते हैं। और इतना अच्छे से खेलते हैं भाई, पता नहीं कैसे बल्लेबाज हैं। हम समझते हैं टेस्ट बल्लेबाज हैं, हम समझते हैं ओडीआई बल्लेबाज हैं, लेकिन वो बल्लेबाजी T20 वाली बल्लेबाजी कर जाते हैं। और टॉम लेथम को हमेशा ये ऐसे ही माना जाता प्लेयर, केन विलियमसन को, टॉम लेथम को, विल यंग को, ये 3-4 प्लेयर न्यूजीलैंड के ऐसे हैं कि इनको समझा जाता है टेस्ट का प्लेयर, लेकिन ये ओडीआई में T20 खेल जाते हैं और T20 में यहाँ पर ओडीआई तरह का खेल जाते हैं गेम। तो यहाँ पर बड़ी अजीब बात है कि यहाँ पर टॉम लेथम जो है इतने वरिष्ठ यहाँ पे एक खिलाड़ी हैं और इतने एक्सपीरियंस है उनको, वनडे का भी एक्सपीरियंस है, टेस्ट का भी एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी उनको ये समझते हैं सब लोग के टेस्ट का ही प्लेयर है। लेकिन वो दिखाया उन्होंने कि देखिए आखिरी 10 ओवर में जब मैं सेट हो जाता हूं तो ऐसी बल्लेबाजी करता हूं जैसे मैंने आज की है। तो ये दिखाया टॉम लेथम ने और इस सबको सबक सिखाया है। तो 321 का टारगेट था पाकिस्तान के सामने। पाकिस्तान के बाबर आजम, फखर जमान ओपनिंग के लिए आए थे और देखिए यही बात है कि अगर एक दो बल्लेबाज अगर चलता है तो एक दो बल्लेबाज से काम चलेगा नहीं। जब 321 का टारगेट है आपके सामने तो आपको पता है कि बड़ा टारगेट है, कोई आसान टारगेट तो है नहीं आपके सामने कि छोटा टारगेट है। तो 321 के लिए आपको बड़ी पारियां खेलनी पड़ेंगी, लेकिन बड़ी पारियां कैसे खेली ही नहीं, इसीलिए यहाँ पर पाकिस्तान को इस मैच में हार मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का मैच हुआ था जिसमें साउथ अफ्रीका ने 350 रन से ज्यादा बनाए थे और उसको चेस किया था। तो उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था? रिजवान और सलमान आगा का था, जिन्होंने दोनों शतक लगाए। इसी वजह से यहाँ पर पाकिस्तान जीती थी। और इस वाले मुकाबले में क्या हुआ, कोई बड़ी पारी आई नहीं। आप सोचिए एक बल्लेबाज अगर बड़ी पारी खेलेगा तो कैसे काम चलेगा? फिर यही यहाँ पर पाकिस्तान की कभी कभी कमजोरी बन जाती है, कभी कभी ताकत बन जाती है। तो यहाँ पर देखना होगा कि दूसरे मैच में कैसी वापसी करते हैं, क्योंकि पहले मैच में जो हार मिली है मुझे लगता है कि शायद उबर पाना थोड़ा मुश्किल है उनको। क्योंकि यहाँ पर एक तो आपको चाहिए ना, आपको बॉडी लैंग्वेज में तो उस तरीके रखनी पड़ेगी ना कि हम टीम इंडिया को हरा सकते हैं। जब आपके दिमाग में क्या होगा कि आप न्यूजीलैंड से हार गए तो इसका मतलब टीम इंडिया से भी आप हार सकते हैं आसानी से। तो ये जो एडवांटेज है इंडिया के लिए, मुझे लगता है कि ये शायद सबसे ज्यादा बड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ पर अब डू और टाई मैच हो गया पाकिस्तान का, जो कि उनको जीतना ही होगा। तो देखते हैं क्या होता है, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन मैंने आपको बताया पूरे मैच के बारे में कि किस तरीके से पार्टनरशिप लगाई, टॉम लेथम ने किस तरीके से रन बनाए और विल यंग ने जिस तरीके की पारी खेली, मैच्योर पारी खेली और शायद ऐसी पारी खेली कि गेम चेंजिंग पारी थी। क्योंकि 73 पर 3 होने के बाद में अगर कोई टीम 320 बना रही है, इसका मतलब उस टीम में कितना एक्सपीरियंस है आप खुद अंदाजा लगाइए। उसके बाद बॉलिंग की बारी आए तो बॉलिंग में आप मैट हेनरी को देख लीजिए, विलियम को देख लीजिए, और यहाँ पर सेंटनर तो रुकते ही नहीं है किसी पर। तो ये सबसे बड़ी खास बात है यहाँ न्यूजीलैंड की। और यहाँ न्यूजीलैंड ने जो मैच जीता है, मुझे लगता है कि शायद उनको साइकोलॉजिकल एडवांटेज हो चुका है। अब दूसरे मैच में, तीसरे मैच में जब भी उतरेंगे वो, इंडिया के खिलाफ भी मैच होगा उनका 2 मार्च को, तो देखना होगा कि उसमें कैसे खेलते हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताया, हाईलाइट जो बताई मैंने इस मैच की, वो यही थी कि पाकिस्तान को पहले मैच में हार मिल चुकी है और ऐसे में उनके लिए अब दूसरा मैच जो इंडिया के अगेंस्ट में होगा वो डू और टाई मैच हो गया है। अगर उसमें हार मिली तो टूर्नामेंट से टाटा बाय बाय हो जाएंगे, और अगर वो जीत जाते हैं किसी भी तरीके से तो शायद वो इंडिया को थोड़ा सा तंग कर सकते हैं। हालांकि इसमें अभी यहाँ पर उम्मीद रहेगी इंडिया की कि बांग्लादेश के खिलाफ ना हारे, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ हार मिल जाती है टीम इंडिया को तो शायद लेने के देने पड़ सकते हैं टीम इंडिया के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। तो तब आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक देखते हैं। नमस्कार।